प्यारे बच्चों, मुद्रा और साख में आज हम मुद्रा के बारे में जानेंगे। मुद्रा का अर्थ देखिए। मुद्रा उस घटक को कहते हैं जो किसी वस्तु के विनिमय में माध्यम का कार्य करती है। बच्चों, विनिमय का अर्थ है लेन देन, आदान प्रदान, और उस आदान प्रदान में मुद्रा किस तरीके से एक तरीका है, एक जरिया है, इसे जानने की आज हम कोशिश करेंगे। वस्तुओं के आदान प्रदान में मुद्रा किस प्रकार एक जरिए के रूप में काम करती है, आइए जानते हैं। देखिए बच्चों, किसी भी लेन देन में एक क्रेता होता है और एक विक्रेता। क्रेता यानी खरीदार ने जूते लेने के लिए मुद्रा का इस्तेमाल किया, बदले में विक्रेता ने क्रेता को जूते दे दिए। तो इस लेन देन में मुद्रा ने काम आसान कर दिया। लेकिन अगर मुद्रा का इस्तेमाल ना किया गया होता तो लेन देन कैसे होता, आइए जानते हैं। इसे हम दो केस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, कै जो विक्रेता है जूते बेच रहा है, इसे गेहूं चाहिए। ख गेहूं बेचने वाला है और इसे जूते चाहिए। अब जूते बेचकर यह गेहूं खरीद लेगा और ख जो है जूते खरीद लेगा, बदले में गेहूं दे देगा। तो लेन देन वस्तुओं के माध्यम से ही हो गया और मुद्रा की जरूरत नहीं पड़ी। इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं। जब दोनों पक्ष यानी क्रेता और विक्रेता एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हों, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहलाएगा। इसे एक और उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। अब जूता विक्रेता जो है उसे गेहूं नहीं चाहिए, उसे बर्तन चाहिए। इसी के साथ गेहूं बेचने वाले को अब जूतों की जरूरत नहीं है, उसे कुर्सी चाहिए। और एक और विक्रेता भी अब जुड़ जाता है जो अपने बर्तनों को बेचकर कपड़े खरीदना चाह रहा है। देखिए बच्चों, पिछले उदाहरण में हमने देखा कि जूते वाले को गेहूं चाहिए था और गेहूं वाले को जूते चाहिए था। तो दोनों के जो लेन देन था वो वस्तुओं के माध्यम से हो गया और इसे हमने आवश्यकताओं का दोहरा संयोग के बारे में पढ़ा। लेकिन बच्चों, ऐसा संयोग हर बार होना मुश्किल है। अब मुद्रा की जरूरत पड़ेगी। कैसे? देखिए बच्चों, कोई भी खरीदार जूते विक्रेता से जूते खरीदेगा और बदले में पैसे देगा। इन पैसों से जूते विक्रेता अपने जरूरत के हिसाब से बर्तन खरीद लेगा। और इसी तरह बच्चों, गेहूं बेचने वाले के पास जब पैसे आ जाएंगे तो वह इन पैसों से कुर्सी खरीद लेगा। और बर्तन बेचने वाले को जब खरीदार मुद्रा में भुगतान करेगा तो इस मुद्रा का प्रयोग, इस पैसे का प्रयोग वह कपड़े खरीदने के लिए कर लेगा। तो इस तरह से मुद्रा लेन देन का एक माध्यम बन जाती है। समझ गए होंगे आप। मुद्रा के लाभ। बच्चों, पहला लाभ है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से छुटकारा दिलाती है। हमने जूते विक्रेता और गेहूं विक्रेता के उदाहरण से यह समझा था कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या होता है। मुद्रा के प्रयोग से ऐसा करना जरूरी नहीं होगा। दूसरा है, मुद्रा को कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। विनिमय के लिए यानी लेन देन के लिए कभी भी कहीं भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और आधुनिक युग में करेंसी नोट को भौतिक रूप की जरूरत नहीं है। भौतिक का मतलब क्या है बच्चों? कि जो ये पैसे आपको दिख रहे हैं, ये 500 का नोट आपको दिख रहा है, ये मुद्रा का भौतिक रूप है। लेकिन आजकल आपको पता है कि डिजिटल ट्रांसफर हो रहे हैं, तो
इस पैसे की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ डिजिटल ट्रांसफर के द्वारा भी मुद्रा से लेन देन हो रहे हैं। मुद्रा के लाभ आपको याद रखने हैं बच्चों। मुद्रा के आधुनिक रूप। देखिए बच्चों, शुरुआत में मुद्रा नहीं थी तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय का मतलब है वस्तुओं के द्वारा लेन देन, यानी कि अनाज है, पशु है, जिसे अनाज की जरूरत है वो पशु बेच देगा और पशु वाला जो है वो अनाज बेच के एक दूसरे की जो जरूरतें हैं वो वस्तुओं के माध्यम से जब पूरी हो रही थी तो इसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। दूसरा रूप मुद्रा का बच्चों सिक्के, सोने, चांदी और तांबे के सिक्के। जितनी कीमती धातु थी उतने ही जरूरत के हिसाब से वस्तुएं खरीदी और बेची जा सकती थी। लेकिन आधुनिक रूप में हम देख रहे हैं कागज के नोट। मैंने अभी बताया कि यह मुद्रा का भौतिक रूप है। बच्चों, अनाज और पशु की भी कीमत थी, सोने चांदी की भी कीमत थी, फिर कागज के नोट की कीमत कैसे है, आइए जानते हैं। बच्चों, केंद्र सरकार की तरफ से भारतीय रिजर्व बैंक इस मुद्रा को वैधता प्रदान करता है। वैधता का मतलब होता है बच्चों कानूनी रूप से मान्य। कोई भी व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को मना नहीं कर सकता। अब करेंसी हम पढ़ रहे हैं, मुद्रा हम पढ़ रहे हैं, तो बैंकों में निक्षेप या जमा क्या होता है, आइए जानते हैं। बच्चों, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए हमें मुद्रा की जरूरत होती है, लेकिन जब हमारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो इस बचत को लोग नकद के रूप में बैंक में जमा करवा देते हैं। इसके अलावा हर महीने वेतन पाने वाले लोग जिन्हें नियोक्ता द्वारा ये वेतन उनके बैंक खाते में जमा करवा देते हैं तो इसे हम बैंकों में निक्षेप या जमा राशि कहेंगे और बैंक इस जमा को स्वीकार भी करते हैं। एक तो बचत का पैसा और दूसरा नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के खाते में जमा किया गया पैसा ही बच्चों जमा कहलाता है, जो बैंकों में हमारा पैसा सुरक्षित है। बैंक बच्चों जब भी हमें जरूरत होगी इस पैसे को हम निकालेंगे तो मूलधन और ब्याज के साथ बैंक हमें ये पैसा वापस कर देगा और हमारा बैंक में जमा पैसा जब जरूरत के समय मांग के द्वारा निकलवाया जाता है तो इसे ही मांग जमा कहते हैं। बैंकों में ऋण संबंधी गतिविधियां। बच्चों, अभी हमने मांग जमा पढ़ा कि बैंकों में जमा पैसे को हम मांग के जरिए निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के पास पैसा बैंकों में जमा हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी जरूरतें ज्यादा हैं, जिनके पास बैंकों में जमा पैसा नहीं है, तो वो बैंकों से ऋण भी लेते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। इसी ऋण को हम बच्चों लोन भी बोलते हैं। तो लोन आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा कि इस लोन के लिए बैंकों में किस तरह की गतिविधियां होती हैं। मान लीजिए कै के पास 100 रुपए हैं और वह इसे बैंक में जमा करवा देता है। बैंक बच्चों निश्चित समय के बाद प्रचलित ब्याज दर के हिसाब से मूलधन में ब्याज को जोड़कर कै को वापस कर देगा। लेकिन मैंने बताया कि हर व्यक्ति के पास जमा करवाने के लिए पैसे नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लोन की जरूरत पड़ती है। तो बर्तन बेचने वाले ने बैंक से 100 रुपए का लोन लिया और जब यह व्यक्ति बैंक में अपना लोन वापस जमा करवाएगा तो उसे ब्याज देना पड़ेगा और प्रचलित ब्याज दर पर ही किसी भी प्रकार की ऋण संबंधी गतिविधियां होती रहती हैं।
तो हमने देखा कि जब लोन लेने वाला बैंक में पैसा जमा करवाता है तो ब्याज दर ज्यादा है और इसे 112 रुपए 12% के हिसाब से 112 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। देखिए बच्चों, जिसके पास बचत का पैसा था उसे भी फायदा हुआ, उसे 108 रुपए मिले, लेकिन इन्हें जो है 112 रुपए जमा करवाने पड़े, 100 रुपए लिए थे बैंक से लोन। तो अब आप देखिए ये जो फर्क आया है ये 4 रुपए का है, मुनाफा है। ये मुनाफा बैंक का है बच्चों, और बैंक इसी मुनाफे और इसी लाभ पर कार्य करता है। बच्चों, आज हमने मुद्रा का अर्थ जाना, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग पढ़ा, मुद्रा किस तरीके से काम करती है एक विनिमय के रूप में, और मुद्रा के लाभ भी पढ़े और ऋण संबंधी गतिविधियां भी जानी। आशा है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।